सो हे गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। और गाइस, इस एपिसोड में जो चीज़ें होने वाली हैं, और ये एपिसोड लगभग 1 घंटे का होने वाला, और मज़ा आएगा गाइस देखकर कि इस एपिसोड में चीज़ें क्या होंगी। सच में मज़ा आ जाएगा देखकर कि आखिर इस एपिसोड में हो क्या रहा है। और गाइस, जैसा कि मैंने बोला था कि एवरीडे जो है 1-1 घंटे के एपिसोड अपलोड होंगे, तो गाइस बिल्कुल एवरीडे अब से 1-1 घंटे के एपिसोड होंगे अपलोड। तो गाइस मज़ा आएगा देखकर, क्योंकि आप लोगों के कमेंट थे कि जो यार क्या छोटे छोटे पार्ट डाल रहे हो। तो गाइस जो है आप लोगों के कमेंट पढ़े मैंने, तो मैंने सोचा क्यों ना जहां 5 पार्ट डालने हैं सीधा 1 घंटे का पार्ट अपलोड करें। तो गाइस फाइनली जो है अब से एवरीडे लॉन्ग पार्ट आएगा, जो कि एवरीडे 1 आवर्स का पार्ट होगा, उससे ऊपर ही जा सकता है। तो गाइस चैनल पर अगर नए हो तो यार सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना। सब्सक्राइब तभी करना अगर आगे की स्टोरी देखनी हो, वरना मत करना, ठीक है? क्योंकि यार ऐसे सब्सक्राइबर्स मुझे नहीं चाहिए। तो चलिए देखते हैं कि आखिर स्टोरी में आगे होने क्या वाला है, क्योंकि पिछले एपिसोड में जो सस्पेंस था वो कुछ नेक्स्ट लेवल था, और इस एपिसोड में जो चीज़ें होंगी सच में नेक्स्ट लेवल होंगी। तो चलिए देखते हैं कि आखिर आगे होने क्या वाला है। तो चलिए देखते हैं, लेट्स डू। अतुल की बात सुनकर सब आहान को देखने लगे। अनुभव को बहुत अजीब लग रहा था। उसने मन में सोचा, मैं इतना बड़ा डॉक्टर हूँ, फिर भी अतुल को इस पर भरोसा है, मुझ पर नहीं। अतुल की आवाज में बहुत कॉन्फिडेंस था, इसलिए अनुभव कुछ नहीं कर सकता था। उसने आहान से पूछा, क्या तुम्हारे पास सच में इसका इलाज है? हाँ, आहान ने बिना हिचकिचाए जवाब दिया। क्या इलाज है फिर पॉइजन को अतुल की बॉडी से खत्म करने का, बताओ? अनुभव ने पूछा। आइस लोटस पिल, आहान ने कहा। आइस लोटस पिल का नाम सुन के सब बार बार सुन रहे थे। वार्ड में जितना भी हॉस्पिटल स्टाफ था सब एक दूसरे की तरफ देखने लगा। अनुभव ने कुछ सोचा, फिर कहा, मैं इस प्रोफेशन में पिछले 40 सालों से हूँ, और इतने समय में मैंने हजारों दवाइयां देखी है और प्रिस्क्रिप्शन पढ़े हैं। फायर पॉइजन एक रेयर इन्फेक्शन है, पर फिर इतने सालों में मैंने लगभग 60 फायर पॉइजन के केसेस देखे हैं। मैंने अब भी आइस लोटस पिल के बारे में नहीं सुना, और तुम कह रहे हो कि इस पिल से अतुल जी का इन्फेक्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा? मुझे इस बात पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। अनुभव एक्सपीरियंस से बोल रहा था, इसलिए उसके मन में बिल्कुल हिचक नहीं थी। भले ही आहान उनको चैलेंज कर रहा था, पर वो इतने नोबल प्रोफेशन में थे, इसलिए बहुत सहज थे। अनुभव को रिपोर्ट्स देखकर पता चल गया था कि अतुल की कंडीशन बहुत ज्यादा सीरियस है। उनका बचना नामुमकिन था। वो आहान को अपने पेशेंट की जान खतरे में नहीं डालने दे सकता था। आपको इस बात पर भरोसा नहीं है? आहान ने पूछा। नहीं, मुझे बिल्कुल भरोसा नहीं है, अनुभव ने कामली कहा। कुछ देर में आपको भरोसा हो जाएगा, आहान ने मुस्कुराते हुए कहा। अब क्या मतलब है तुम्हारा? अनुभव ने पूछा। क्या आहान उसके मना करने के बाद भी अतुल को पिल देना चाहता था? वार्ड में स्टाफ परेशान होने लगा। किसी ने भी आज तक अनुभव के डायग्नोसिस पर सवाल नहीं उठाया था, पर आहान उनके सामने चैलेंज बनकर खड़ा था। आहान ने अनुभव को कोई जवाब नहीं दिया। वो लक्ष्मी के पास गया और अपना हाथ आगे करते हुए उसने कहा, मुझे आइस लोटस पिल दो। तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि सर ने क्या बोला? लक्ष्मी ने आहान को घूरते हुए कहा। अनुभव ने साफ कर दिया था कि अतुल ठीक नहीं हो सकता, फिर आहान उनकी बात क्यों नहीं मान रहा था? आहान बस अपने मन का करना चाहता था। उसे अतुल की जान की कोई परवाह नहीं थी। ऐसा भी तो हो सकता है कि डॉक्टर अनुभव गलत हो, आहान ने कहा। पूरे रूम में एक अजीब सी शांति हो गई। आहान ने सच में डॉक्टर अनुभव को चैलेंज कर दिया था। तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? इस बार डॉक्टर मुकेश ने कहा। वो बहुत देर से सब कुछ सुन रहे थे। तुम डॉक्टर अनुभव के डायग्नोसिस पर सवाल कैसे उठा सकते हो? मुकेश ने कहा। अनुभव मुकेश के गेस्ट थे, और आहान का उन पर ऐसे सवाल करना उनकी इंसल्ट करना था। मैं डॉक्टर अनुभव पर सवाल नहीं उठा रहा। मैंने उनके बारे में पढ़ा है और मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूँ। मैं बस ये कह रहा हूँ कि शायद डॉक्टर अनुभव को आइस लोटस पिल की जानकारी नहीं है। मुकेश की आंखें गुस्से से लाल हो गई थी। इससे पहले वो आहान से कुछ कह पाते, अनुभव ने उनके कंधे पर हाथ रख के उन्हें शांत किया। डॉक्टर लक्ष्मी, इसे ये पिल दे दो, अनुभव ने कहा।
फिर उसने आहान की तरफ देखते हुए कहा, मैं देखना चाहता हूं कि पिल कैसे काम करती है। लक्ष्मी अनुभव की बात को नहीं टाल सकती थी। उसने गुस्से में आहान के हाथ से पिल रख दी। थैंक यू, आहान ने कहा और सीधा अतुल के पास गया। अपना मुंह खोलो, आहान ने अतुल से कहा। अतुल मुस्कुराया और फिर अपना मुंह खोल दिया। आहान ने अतुल को पिल खिला दी। जैसे ही अतुल ने पिल को निगला, उसका शरीर कांपने लगा, उसके दांत बजने लगे और बहुत कोशिश के बाद भी वो खुद को संभाल नहीं पा रहा था। धीरे धीरे उनका शरीर नीला पड़ने लगा, जैसे किसी ने उन्हें जहर दे दिया हो। वहां मौजूद सब लोगों को बहुत चिंता होने लगी। ये है तुम्हारी आइस लोटस पिल, देख रहे हो अतुल सर की क्या हालत हो गई है, लक्ष्मी ने आहान से गुस्से में कहा। आहान ने उसकी बातों को अनसुना कर दिया। आहान ने तो कह दिया था कि आइस लोटस पिल से अतुल ठीक हो जाएगा, पर उसने भी ये पहली बार ही इस्तेमाल किया था। वो एक पल के लिए अतुल से नजरें हटाना नहीं चाहता था, क्योंकि उसे भी नहीं पता था कि कैसी अनहोनी हो सकती थी। वो हर कीमत पर अतुल को बचाना चाहता था। कुछ सेकंड्स बाद नीला रंग और भी गहरा हो गया। अतुल का सर बिल्कुल गर्म हो गया था। अचानक से वार्ड में सबको ठंड लगने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे अतुल की बॉडी का टेम्परेचर बढ़ रहा था और रूम का कम हो रहा था। ये क्या हो रहा है? सब हैरान थे। उन्होंने कभी भी ऐसा कुछ नहीं देखा था। बॉडी टेम्परेचर और रूम टेम्परेचर में बहुत फर्क था। ये सब देखकर अनुभव की आंखें बड़ी हो गई थी। अपने इतने साल के करियर में उन्होंने ऐसा कभी कुछ नहीं देखा था। तभी अतुल ने खून की उल्टी की। उसमें से गंदी बदबू आ रही थी। सबने अपनी नाक को अपने हाथ से कवर कर लिया था और अनुभव को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो अतुल के पास उनकी पल्स चेक करने गए। इस वक्त कुछ और भी अजीब हुआ था। अतुल की पूरी बॉडी ठंडी हो गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो बर्फ की तरह जम गए थे। गुरुजी, अतुल के चारों स्टूडेंट्स बहुत घबरा गए। ये क्या? ये आइस लोटस पिल कैसे बनी है? अनुभव ने शौक में पूछा। उनके चेहरे पर एक भयानक एक्सप्रेशन था। सब लोग बहुत पैनिक कर रहे थे। उन्हें बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि आखिर अतुल के साथ क्या हो रहा था। बस आहान शांत था। उसने चैन की सांस ली। उल्टी के साथ अतुल का इन्फेक्शन उसके शरीर से बाहर आ गया था। अब उसकी बॉडी से फायर पॉइजन निकल गया था। तुम अभी भी कहना चाहते हो कि तुम्हारी ये स्टूपिड पिल अतुल सर को ठीक कर सकती है? देखो तुम्हारी जिद की वजह से क्या हो गया, लक्ष्मी ने कहा। आहान ने डिसअपॉइंटमेंट में अपनी गर्दन हिलाई। फिर वो अतुल के पास गया और उसे हल्के से टच किया। शरीर में कंपन के साथ अतुल की पूरी बॉडी नॉर्मल हो गई थी। उनका ठंड पड़ चुका शरीर नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर पर आ गया था। क्या हुआ? मेरी जिद की वजह से? आहान ने सार्कास्टिक टोन में कहा। लक्ष्मी के पास आहान की बात का कोई जवाब नहीं था। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि आहान के छूते ही अतुल को क्या हुआ था। तभी अनुभव ने अतुल की कलाई पकड़ी और उनकी पल्स चेक करने लगा। अतुल की पल्स लगातार नॉर्मल स्पीड पर चल रही थी। ये सब देखकर अनुभव को समझ नहीं आया कि वो क्या रिएक्ट करे। अतुल बिल्कुल ठीक हो गया था। उसके शरीर में फायर पॉइजन नाम का नामो निशान नहीं था। कुछ मिनट में आहान ने ये चमत्कार कर दिया था। नहीं, आइस लोटस पिल ने ये चमत्कार कर दिया था। डॉक्टर अनुभव, अतुल सर की पल्स कैसी है? ठीक है, बिल्कुल ठीक है, अनुभव ने अपनी बेचैनी छुपाते हुए कहा। क्या पल्स ठीक है? लक्ष्मी ने तेज आवाज में शॉक होते हुए कहा। हाँ, अतुल जी की बॉडी से फायर पॉइजन बिल्कुल खत्म हो गया है, अनुभव ने कहा। वो इस बात पर भरोसा नहीं करना चाहता था, पर सब कुछ उसके सामने था। अपनी आंखों देखा वो झुठला नहीं सकता था। उसने मान लिया था कि उसे आइस लोटस के बारे में जानकारी नहीं थी। वहां मौजूद सारा स्टाफ आहान को आंखें बड़ी करके देखता रहा था। एक छोटी सी काली कोली ने अतुल की जानलेवा बीमारी को खत्म कर दिया था। मैंने तो पहले ही कहा था कि मैं आहान की आइस लोटस पिल से ठीक हो जाऊंगा, पर आप लोगों ने मेरी बात का विश्वास ही नहीं किया, अतुल ने कहा। वो बेड से उठा और हाथ पैर स्ट्रेच करने लगा। उसकी अच्छी सेहत को देखकर सब और हैरान हो गए थे। मैंने आपकी काबिलियत पर शक किया,
और आखिर बात नहीं मानी, इसलिए मैं आपसे माफी मांगना चाहता हूँ। अनुभव को समझ आ गया था कि भले ही वो बहुत एक्सपीरियंस था, पर उसे ऐसे किसी को नीचा नहीं दिखाना चाहिए था। मुझे भी माफ कर दीजिए, मुझे इस तरह, मुकेश ने कहा। वो भी इस वक्त बहुत शर्मिंदा महसूस कर रहा था। डॉक्टर मुकेश, आप बहुत ज्यादा सोच रहे हैं। मैं समझता हूँ कि आपने पहले ऐसे रिएक्ट क्यों किया था। अतुल आपके पेशेंट हैं, आप उनकी हेल्थ के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते, आहन ने कहा। और डॉक्टर अनुभव, आप आइस लोटस पिल के बारे में नहीं जानते थे। ये कोई बड़ी बात नहीं है। ये एक बहुत ही अलग तरह की मेडिसिन है और इसे प्यूरिफाई करना पड़ता है। मुझे भी इसके बारे में मेरे गुरु ने बताया था, वरना मुझे भी कभी पता नहीं चलता था। आहन ने अनुभव को देखते हुए कहा। आहन के शांत स्वभाव और अच्छे बर्ताव ने वहां लोगों का दिल जीत लिया था। अनुभव आहन से आइस लोटस के बारे में और इसे यूज करने के तरीके जानना चाहता था, पर उसने ऐसा नहीं किया। आहन ने पहले ही कह दिया था कि वो एक रेयर फूल है, इसलिए इसके बारे में जानना कोई मतलब का नहीं था। सब वहां से चले गए। लक्ष्मी आहन को घूरते हुए गई, जैसे कि वो आज उसके बर्ताव से बहुत डिसअपॉइंटेड थी। अब वार्ड में सिर्फ आहन, अतुल, देवांश और उसके बाकी भाई और बहन थे। गुरुजी, अब आपको कैसे लग रहा है? देवांश ने कहा। हाँ, मैं ठीक हूँ। आइस लोटस ने मेरी जान बचा ली। थैंक यू, तुम लोग मेरे लिए लेकर आए। अतुल ने कहा। ये सब यंग मास्टर की वजह से हुआ है, उनके बिना हम ये आइस लोटस कभी नहीं ला पाते, देवांश ने कहा। देवांश, अतुल के डिस्चार्ज की फॉर्मेलिटीज पूरी कर दो। अब ऐसे यहाँ रहने की कोई जरूरत नहीं है, आहन ने कहा। यस यंग मास्टर, देवांश ने कहा और वहां से चला गया। कुछ देर बाद सारी फॉर्मेलिटीज पूरी हो गई और सब हॉस्पिटल से बाहर आ गए। बाहर आकर अतुल को बहुत अच्छा लग रहा था। आहन, तुम्हारे पास सिगरेट है? एक मुझे दो, अतुल ने कहा और अपना हाथ आगे बढ़ाया। मेरे पास नहीं है, आहन ने कहा। जब से आहन की शादी शनाया से हुई थी, उसने स्मोक करना और दारू पीना बिल्कुल बंद कर दिया था। 3 साल से उसने सिगरेट को हाथ नहीं लगाया था। एक सिगरेट भी है? लगता है तुम्हारी वाइफ बहुत स्ट्रिक्ट है और ये सब पसंद नहीं है उसको, अतुल ने मजाक करते हुए कहा। तभी आहन को एहसास हुआ कि शनाया उसकी पत्नी नहीं है, दोनों का डिवोर्स हो चुका था। आहन ने अतुल से कुछ नहीं कहा। मेरे पास है सिगरेट, आप कितनी भी ले सकते हैं, सूरज ने कहा और सिगरेट का पैकेट निकालकर अतुल को दे दिया। इसे भी एक दो, अतुल ने आहन की तरफ इशारा करते हुए कहा। ये लीजिए जूनियर मास्टर, सूरज ने आहन को सिगरेट देते हुए कहा। आहन मुस्कुराया और उसने सिगरेट ले ली और एक लंबा कश लिया। आहन को इतने वक्त बाद सिगरेट पीकर बहुत सुकून महसूस हो रहा था। अब आप वापस कब जा रहे हैं? आहन ने अतुल से पूछा। आइस लोटस पिल लेने के बाद अतुल का सिर्फ इन्फेक्शन ठीक नहीं हुआ था, बल्कि उसकी ताकत भी बढ़ गई थी। अब वो अपना लेवल आसानी से क्लियर करके मार्शल आर्ट के अगले लेवल पर पहुंच सकता था। उसमें ताकत पहले से ज्यादा थी। अब इतनी जल्दी क्या है, मैं अभी तो आया हूँ, कुछ वक्त रहने दो मुझे यहाँ पर, अतुल ने कहा। तुम जानते हो ना कि सीक्रेट फ्लेम ग्रुप तुम्हारा इंतजार कर रहा है, आहन ने कहा। अरे सारा मूड खराब कर दिया यार, वो लोग आंखें गड़ाए बैठे होंगे कि कब मैं वहां जाऊं और कब वो मुझ पर हमला करे। स्टूपिड क्रीचर्स, अतुल ने कहा। तो तुम वहां मत जाओ, उन्हें यहाँ बुला लो। यहाँ बुला लो? तुम मेरा साथ दोगे? आहन ने इशारे में अपनी रजामंदी दी। आहन जैसे ही अतुल को प्लान बताने लगा, उसके फोन पर शेखर का कॉल आया। कॉल उठाते ही शेखर ने कहा, आहन तुम कहाँ हो? मैं तो हॉस्पिटल में हूँ, आहन ने कहा। विनोद की पत्नी मधु का फोन आया था अभी बस मेरे पास। वो कह रही थी कि तुमने उसे नकली चट दिया है, शेखर ने दुखी मन से कहा। मधु ने शेखर को कॉल करके बहुत खरी खोटी सुनाई थी, जिससे शेखर बहुत उदास हो गया था। अब आहन इस नकली जेट के इल्जाम से कैसे डील करेगा? नकली है? आहन ये सुनकर हैरान हो गया था। शेखर से जेट लेने के बाद उसने उसे न किसी को दिया था, न ये कहीं छोड़ा था, फिर वो नकली कैसे हो सकता था? हाँ, बहुत से फिती नहीं है,
उसने ये भी कहा था कि तुमने उसके बेटे को थप्पड़ मारे थे और उससे 1,50,000 रुपए भी लिए थे। शिखर ने कहा, पापा क्या आपको उनकी बात पर भरोसा है? आहान ने पूछा। नहीं बेटा, मुझे उनकी बात पर भरोसा नहीं है। मैं तुम्हारे कैरेक्टर के बारे में जानता हूँ। वो एक छोटा सा जेड का टुकड़ा, तुम उसे कभी नहीं दोगे और उससे पैसे भी नहीं मांगोगे। शिखर ने कहा, जो जेड मैंने उसे दिया था वो नकली नहीं था, अब ना पैसे मांगे। दरअसल हुआ ये था कि आहान ने शुरुआत से सारी बात शेखर को बताई। जब शेखर को पता चला कि ओजस ने क्या किया तो उसे बहुत गुस्सा आया। उसने ये सब किया, उसने मुझे समझ क्या रखा है? उसे क्या लगता है कि मेरे पास पैसों की कमी है? शेखर गुस्से में ओजस को कोसने लगा। पापा आप शांत हो जाइए, मैंने पैसे नहीं दिए, आहान ने कहा। शेखर कभी भी विनोद से जेड के बदले पैसे नहीं लेता। शेखर ने जेड इसलिए लौटाया था क्योंकि उनकी वो बहुत सालों से विनोद की अमानत थी और उनके पास ही रहनी चाहिए थी। आहान और शेखर को ओजस और उसकी माँ का एटीट्यूड बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था। शेखर ने उनकी मदद की थी पर उन्होंने शेखर की इंसल्ट कर दी थी। मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता, मुझे ऐसा पैसा नहीं चाहिए अपने पास। शेखर ने एक गहरी सांस लेते हुए कहा, ना मैं पैसा चाहिए और ना मैं ऐसे इंसल्ट को बर्दाश्त करूंगा। मैं अभी मधु को कॉल करता हूँ और उससे बात करता हूँ, शेखर ने कहा। पापा आपको लगता है कि वो आपकी बात पर विश्वास करेंगे? आहान ने पूछा। शेखर की बातों से साफ पता चल रहा था कि मधु कैसी औरत थी। वो किसी की कोई बात नहीं सुन सकती थी। उन्होंने बिना सच जाने सामने से शेखर को कॉल किया था और उनकी बदनामी की थी। शेखर में कुछ बोला नहीं। वो भी जानता था कि मधु किसी की बात सुनने वाली नहीं थी। एक तरफ उसका खुद का बेटा था और दूसरी तरफ 2 अनजान लोग। पापा आप उनसे बात मत करना, आप एड्रेस दीजिए, मैं उनके घर जाकर उनसे बात करके आता हूँ, फाहन ने कहा। आहान जानता था कि ऐसी बातें आमने सामने साला होने से अच्छी होती हैं। फोन पर मिसअंडरस्टैंडिंग के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। आहान मैं जानता हूँ कि तुम क्या सोच रहे हो, पर मधु बहुत अजीब औरत है, उससे पंगा लेना सही नहीं है। वो नचड़ी और गुस्से वाली औरत है। इसके अलावा वो अपने बेटे को लेकर बहुत प्रोटेक्टिव है। वो सबसे पहले यही सोचेगी कि तुम कोई प्रॉब्लम क्रिएट करके आए हो या करोगे। शेखर ने आहान को समझाया। आप चिंता मत कीजिए, मैं उनके घर में घुसूंगा ही नहीं। जो बात करनी होगी गेट के बाहर खड़े होकर ही करूंगा। वहां तो वो मुझे कुछ नहीं कर पाएंगी, आहान ने कहा। आहान किसी भी कीमत पर शेखर की इतनी बदनामी सहन नहीं कर सकता था। बहुत हिचकिचाते हुए शेखर आहान की बात मान गया। ठीक है, अगर तुम इतना कह रहे हो तो मैं तुम्हें एड्रेस भेज देता। आहान पहले जाकर तुम विनोद से मिलना। विनोद बहुत समझदार है, पहले उसे सब कुछ बताना और फिर जैसा वो बोले वैसा करना, ठीक है? शायद वो अपनी पत्नी और बेटे को समझा पाए। ओके पता। और हाँ, उनसे कोई बहस मत करना। अगर वो ढंग से बात न करे तो तुमको समझ करना, चुपचाप वापस आ जाना। मनाली में मधु के बहुत कॉन्टैक्ट्स हैं, प्लीज किसी मुसीबत में मत फंसना, शेखर ने कहा। कुछ वक्त से शेखर आहान के बर्ताव को पहचान गया था। शिमला में उसके सपोर्ट में बहुत लोग थे पर मनाली में नहीं थे, इसलिए शेखर बार बार आहान को सेफ रहने के लिए कह रहा था। मैं ध्यान रखूंगा और खुद को संभालूंगा, आप चिंता मत कीजिए पापा, आहान ने कहा। ठीक है, विनोद का घर हार्मनी अपार्टमेंट्स में है, पूरा एड्रेस। शेखर ने आहान को बताया और उसे फिर से कुछ बातें समझाई। ओके पापा, डोंट वरी, आहान ने कहा। फोन रख दिया। कोई प्रॉब्लम? अतुल ने पूछा। नहीं, छोटा सा मैटर, मैं निपट लूंगा, आहान ने कहा। ठीक है, हम उधर ही जा रहे हैं, तुम्हारा वही इंतजार करेंगे, अपना काम खत्म करके जल्दी आना, अतुल ने कहा। हॉस्पिटल से निकलकर आहान ने टैक्सी ली और हार्मनी अपार्टमेंट्स की तरफ गया। रास्ते में उसने हार्मनी अपार्टमेंट्स के बारे में पढ़ा। हार्मनी अपार्टमेंट्स बहुत बड़े विला की सोसाइटी थी। वहां पर बहुत हाई क्लास और एलीट लोग रहते थे। अगर विनोद का घर वहां था तो इसका मतलब साफ था कि उनके पास पैसे थे। कुछ देर में आहान वहां पहुंच गया था। विनोद का घर ढूंढना मुश्किल नहीं था। जब आहान ने विला के सामने पहुंचकर बेल बजाई
तब उनकी केयर टेकर ने दरवाजा खोला। उसने मुस्कुराते हुए कहा, गुड इवनिंग, आप? मैं आहान हूँ, मुझे विनोद अंकल से मिला है। आहान ने कहा, सॉरी सर, वो इस वक्त घर पे तो नहीं है। पिछले कुछ दिनों से उनकी तबीयत ठीक नहीं है। इस वक्त वो किसी से मिल ले रहे हैं। आपको कुछ जरूरी काम है? केयर टेकर ने पूछा। आहान अपसेट हो गया था। विनोद की तबीयत खराब थी, इसलिए शेखर और उनकी बात नहीं हो पा रही थी। जब आहान वापस जाने लगा तब अंदर से एक आवाज आई, क्लाइम है। मैडम, मिस्टर आहान है और ये मास्टर विनोद से मिलना है। केयर टेकर ने कहा। आहान, उसे क्या दान है? फिर से उस आवाज ने पूछा। आपका और मास्टर विनोद का क्या रिश्ता है? केयर टेकर ने आहान से पूछा। मैं विनोद अंकल के दोस्त का दामाद हूँ। मेरे पापा ने मुझे यहाँ पर उनका जेट लुटाने के लिए भेजा था। आहान ने कहा। उसने अपने बारे में ज्यादा कुछ नहीं बताया था। आप हैं जिन्होंने मास्टर को जेट दिया था? हाँ, आहान ने कहा। मिस्टर आहान, आप यही रुकिए, मैं अभी मैडम को इन्फॉर्म करके आती हूँ। केयर टेकर में कहा और घर के अंदर चले गई। कुछ देर बाद वहां एक औरत आई। उसका शरीर थोड़ा मोटा था और वो हड़बड़ी में चलते हुए आ रही थी। मेरे घर तक तुम्हारी आने की हिम्मत कैसे हुई? उस औरत ने आहान की तरफ उंगली उठाते हुए कहा। आहान समझ गया था कि वो मधु थी। बिना कुछ सुने ही वो गुस्से में थी। शेखर की बातें बिल्कुल सही थी कि मधु एक नच्छड़ी औरत है। मैंने कुछ गलत नहीं किया है, तो फिर मुझ में हिम्मत क्यों नहीं होगी? आहान ने कहा। तुमने कुछ गलत नहीं किया है। तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने मेरे बेटे को मारा था ना? मधु ने कहा। हाँ, मैंने उसे मारा क्योंकि वो वही डिजर्व करता था। आहान ने कहा। आज तक मैंने उसकी माँ ने उस पर कभी हाथ नहीं उठाया। हमने उसे इतने सालों से पाला है, इतने नाज़ों से पाला है, और तुम्हें उसे बीच सरहद पर 2 थप्पड़ मारे, अब यहाँ आने की हिम्मत की? मधु गुस्से में लाल हो रही थी। ये तो शुक्र कीजिए कि मैंने उसे घुटने पर लाकर उससे माफी नहीं मंगवाई। आहान ने कहा। तुम जानते भी हो कि तुम क्या बोल रहे हो? तुम भले ही मेरे बेटे से ये नहीं कहवा पाए, पर अब तुम्हें सजा भुगतनी पड़ेगी, मधु ने कहा। तभी वहां पर ओजस आया। आहान को देखकर ओजस की आंखें बिल्कुल लाल हो गई। तुम यहाँ क्यों आए हो? ओजस ने कहा। मॉम, यही है वो, यही है जिसने मारा था मुझे, ओजस ने कहा। तुम चिंता मत करो, मैं हूं ना, मैं इसे संभालूंगी, मधु ने कहा। तुम सिक्योरिटी अफसर को फोन करो और उन्हीं के यहाँ बुलाओ, मधु ने केयर टेकर से कहा। यस मैडम। केयर टेकर तुरंत अंदर गई और सिक्योरिटी को कॉल करने लगी। मधु को लगा था कि आहान पैसे लेकर मनाली से चला जाएगा, पर वो घर तक आ गया था। ये मधु बर्दाश्त नहीं कर पाई और अब वो उसे सबक सिखाना चाहती थी। स्टूपिड, तुम मेरे घर तक आ गए, तुमने हमें समझ के रखा है, अब देखो तुम्हारे साथ क्या होता है, ओजस ने कहा और हंसने लगा। आहान ने सोचा कि शायद ये भूल गया है कि इसके साथ क्लब में आगे क्या हुआ था। वहां पर वो जमीन पर बैठकर चिल्ला रहा था और यहाँ इतना एटीट्यूड भी खा रहा है। आहान को बहुत गुस्सा आ रहा था। वो सोच रहा था कि भले ही मधु कितनी भी नचड़ी और अनरीजनेबल हो, पर उसे एक बार आहान की बात तो सुननी चाहिए थी, पर उसने तो सीधा आहान पर अटैक करना शुरू कर दिया था। लड़की, यहाँ घुटने पर टेक कर बैठो, मेरा बेटा तुम्हें थप्पड़ मारेगा, वो भी जब तक उसका मन करेगा, समझे, मधु ने कहा। मधु ने विनोद से सुना था कि शेखर का दामाद घर जमाएगा। उसका काम सिर्फ पेपर पर स्टैंप मारना था, उसे और कुछ नहीं आता था। इसलिए मधु ने उसके सामने अपना पावर दिखाना शुरू किया। आमतौर पर वो ऐसे इंसान के मुंह नहीं लगती, पर इस वक्त उसके बेटे को थप्पड़ मारकर आहान ने उसे उकसाया था, इसलिए वो इस मौके को ऐसे नहीं जाने देने वाली थी। और अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो? आहान ने पूछा। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो भूल जाना कि तुम यहाँ से आज सही सलामत जा पाओगे, मधु ने कहा। वो वहाँ के विला के मालिक थे, इसलिए सिक्योरिटी उनकी बात मानकर आहान को वहाँ से निकाल सकते थे। मॉम, भाई, आप किससे आर्ग्यू कर रहे हैं? इस वक्त वहाँ एक लड़की आई और उसके साथ एक लड़का भी था। कुछ नहीं बेटा, तुम दोनों जाओ खाना खाओ, हम इससे डील करके आते हैं ना, मधु ने कहा। वो मधु की बेटी और उसके दोस्त थे। उसकी बेटी का नाम कीर्ति था।
और उसके दोस्त का नाम अश्विन था। आंटी, आपको कोई मदद चाहिए? अश्विन ने पूछा। नहीं, छोटा सा मामला है, मैं हैंडल कर लूंगी, मधु ने कहा। ये लड़का है कौन? कीर्ति ने पूछा। ये तुम्हारे पापा के नालायक दोस्त का घर जमाई है, मधु ने कीर्ति से कहा। नालायक दोस्त सुनकर कीर्ति समझ गई थी कि मधु शेखर गिल की बात कर रही थी। आहान को शेखर के बारे में ऐसा सुनकर बहुत गुस्सा आया। शेखर अंकल का घर जमाई यहाँ क्यों आया है? कीर्ति ने कहा। कीर्ति आहान को घृणा से देख रही थी। वो आहान के बारे में कुछ नहीं जानती थी, पर उसके हिसाब से जो इंसान घर जमाई बन सकता था वो किसी की इज्जत के लायक नहीं था। घर जमाई सिर्फ वो लड़के बनते हैं जो कुछ काम नहीं करना चाहते, बस मुफ्त की रोटियां तोड़ना चाहते हैं। इसे बोलो यहाँ से चले जाएं। आप लोग इसके मुंह क्यों लग रहे हैं? कीर्ति ने कहा। ऐसे कैसे जाने दूं? पहले हमें यह असली चेट देगा, पैसे लौटाएगा और फिर यहाँ से जा पाएगा, ओजस ने कहा। चल क्या रहा है, मुझे कोई सब कुछ डिटेल में बताएगा? कीर्ति ने चिढ़ते हुए कहा। दरअसल हुआ ये, ओजस ने नमक मिर्च लगाकर सारी बात बताई। जब आहान ने ये सब सुना तो उसे बहुत गुस्सा आया। ओजस सफेद झूठ बोल रहा था। ओजस की सारी बातें सुनकर कीर्ति ने आहान को घूरा और कहा, कोई इतना लालची कैसे हो सकता है? फिर उसने मधु की तरफ देखा और कहा, पुलिस को बुलाइए और इस अंदर करवाइए। आप टाइम क्यों वेस्ट कर रही हैं? पुलिस को बुलाइए। पुलिस इसे सिर्फ चोरी की सजा देगी बेटा, मेरे बेटे को मारने की सजा मैं इसे दूंगी। मैंने तुमसे जैसा कहा है वैसा करो। मेरा बेटा तुम्हें जब तक चांटे लगाएगा तभी मुझे सुकून मिलेगा, मधु ने आहान से कहा। फिर तो आपको सुकून कभी महसूस नहीं होगा, और अगर आपने मेरी बात नहीं सुनी तो आपके लिए अच्छा नहीं होगा, आहान ने कहा। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरी मॉम से ऐसे बात करो, ओजस ने गुस्से में कहा था और आहान को मारने के लिए अपना हाथ उठाया, पर उससे पहले ही आहान ने उसे एक और थप्पड़ मार दिया। तुमने मुझे मारा? ओजस चिल्लाने लगा। तो क्या हुआ? तुमने तो मुझसे पहले भी 2 थप्पड़ खाए थे ना, ये तो तुम्हारे लिए हैट्रिक हो गई। आहान ने कहा और हंसने लगा। तुम मरना चाहते हो क्या? मधु ने कहा। शराब, आहान ने गुस्से में कहा। इस बार आहान की आवाज सुनकर मधु डर गई। आहान के आसपास एक अलग सा ऑरा था। मधु कुछ नहीं बोल पाई। मैं यहाँ तुम लोगों से आराम से बैठकर बात करने आया था। मैं चाहता था कि जो मिसअंडरस्टैंडिंग है वो क्लियर हो जाए, पर तुम लोगों का एटीट्यूड ही खत्म नहीं हो रहा। कब से मेरे पापा के इंसल्ट किए जा रहे हो? अब चुपचाप मेरी बात सुनो और ओजस तुम मेरे सवालों का जवाब दो, आहान ने कहा। ओजस और मधु इस वक्त बिल्कुल शांत थे। उनकी आहान को मना करने की बिल्कुल हिम्मत नहीं हुई। ओजस, मैंने तुम्हें क्यों मारा था? अपनी माँ को सब सच बताओ, आहान ने कहा। क्या ओजस मधु को सच बताएगा? आहान ने ओजस को अपनी बात रखने का मौका दिया। ओजस सच बोलने से घबरा रहा था। तुम जब आए ओजस हकलाने लगा। ओजस ना सच बोल सकता था और ना ही झूठ। ठीक है, अगर तुम नहीं बोल पा रहे तो मैं सच बता देता हूँ, आहान ने कहा। आपका जेट स्टोन देने के बाद आपके बेटे ने मुझे 20,000 रुपए दिए थे और बोला कि गिल फैमिली यही डिजर्व करती है, आहान ने मधु से कहा। तुम झूठ बोल रहे हो। मैंने इसे 1,50,000 दिए थे जो इसने तुम्हें दे दिए थे, मधु चिल्लाने लगी। वो अपने बेटे का सच नहीं जानती थी, इसलिए उसे लगा कि आहान उसके बेटे को बदनाम कर रहा है। शराब, क्या आप सच में जानती है कि आपका बेटा कैसा है? मैं अपने बेटे को अच्छे से जानती हूँ। वो हमेशा से बहुत सीधा और मेरी बात मानने वाला लड़का रहा है। वो ऐसा कुछ नहीं कर सकता। अच्छा, फिर तो आप अपने बेटे को बिल्कुल नहीं जानती। अच्छे से धोखा दे रहा है ये आपको। मधु ने कुछ नहीं कहा। उसका चेहरा शर्म से लाल हो गया था। आहान ओजस को घूरने लगा। तुमने मुझे जो 20,000 रुपए दिए थे, क्या वो मैंने लिए थे? ओजस को अब बुरा लगने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इस सिचुएशन को वो कैसे हैंडल करे। मैंने तुम्हें वो जेट ऐसे ही ले जाने दिया और तुमने ही सब किया। मुझे लगा था कि तुम चुपचाप जेट ले जाओगे, पर तुमने ऐसा नहीं किया।
बल्कि तुमने उस कसीनो में लगा दिए। सिर्फ इतना ही नहीं, तुमने नकली चेट खरीदा और उसके नकली होने का इल्जाम मुझ पर लगा दिया। और तुम्हारी माँ को लग रहा है कि तुम बहुत सीधे हो। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ओजस ने आहन से कहा। उसका पूरा शरीर कांप रहा था और वो ढंग से बोल नहीं पा रहा था। ठीक है, फिर क्लब का सीसीटीवी चेक करते हैं, उसमें सब कुछ पता चल ही जाएगा, आहन ने कहा। ओजस भूल गया था कि वहां चारों तरफ कैमरा थे। अगर उन्होंने वो फुटेज चेक की तो सबको पता चल जाएगा कि जो आहन बोल रहा है वो सच है। ओजस वो जेट का टुकड़ा कसीनो में हार गया था। ओजस के चेहरे पर पसीना आ गया था और उसके चेहरे का रंग बिल्कुल उड़ गया था। ओजस का चेहरा देखकर मधु समझ गई थी कि उसने उससे झूठ बोला था। इन सब में आहन की कोई गलती नहीं थी, बल्कि उसके अपने बेटे ने ये सब किया था। अब मधु को बहुत गुस्सा आ रहा था। उसका मन ओजस को डांटने का कर रहा था, पर किसी और के सामने वो ऐसा नहीं करना चाहती थी। उसके पास ओजस की तरफदारी करने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था। तुम क्या कह रहे हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है और ना मैं समझना चाहती हूँ। मुझे सिर्फ इतना पता है कि तुमने मेरे बेटे को मारा है और उससे पैसे लिए और नकली चेक दिया, मधु ने कहा। अब अगर तुमने ये किया है तो मान लो, और अगर नहीं किया है तो भी तुम्हें मानना पड़ेगा, मधु ने कॉन्फिडेंस के साथ कहा। मधु जानती थी कि आहन एक मामूली बैंक एम्प्लॉय है और गिल फैमिली का घर जमाई है, इसलिए वो उसे आराम से डोमिनेट कर सकती थी। आप सच में इतना चाहती हैं? आहन ने कहा। वो सोच रहा था कि सच जानने के बाद भी मधु इतनी अनरीजनेबल कैसे हो सकती है। तुम मेरी बात मान रहे हो या नहीं? मुझे चैलेंज करने की जरूरत नहीं है, मधु ने कहा। हार्मनी अपार्टमेंट्स में उनका विला था। वो एक आवाज लगाती और वो बहुत सारे गार्ड्स को बुला लेती थी और आहन से आसानी से डील कर सकती थी। आहन जानता था कि वो लोग उसकी सच्चाई नहीं जानते थे, इसलिए उसे अंडर एस्टिमेट कर रहे थे। तभी ऊपर की फ्लोर की बालकनी से खांसने की आवाज आई। मधु, कौन आया है? किसी ने ऊपर से ही खांसते हुए पूछा। मधु की आंखों में चमक आ गई थी। उसे लगा कि उसे सपोर्ट करने वाला एक इंसान मिल गया था उसे। विनोद, जल्दी नीचे आओ, एक फटीचर लड़का मुझे धमका रहा है, मधु ने लाचार सी आवाज में कहा। एक ही सेकंड में मधु का एटीट्यूड बिल्कुल बदल गया था। आहन ने नजरें ऊपर करके देखा, तब उसे विनोद नजर आया। उसका चेहरा बिल्कुल सफेद पड़ गया था और शरीर बहुत पतला हो गया था। इसमें कोई शक नहीं था कि विनोद की तबीयत सच में बहुत खराब थी, पर फिर भी उनका ऑरा बहुत पॉजिटिव था और बहुत अच्छी एनर्जी एमिट कर रहा था। आहन जब विनोद को देख रहा था, तब विनोद भी आहन को देख रहा था। तुम कौन हो? विनोद ने पूछा। हेलो अंकल, मैं आहन हूँ, आहन ने मुस्कुराते हुए कहा। विनोद मधु जैसा डोमिनेटिंग और खड़ूस नहीं था। आहन? विनोद कुछ सोचने लगा। तुम शेखर के दामाद हो ना, है ना? शेखर ने कहा। जी, आहन ने कहा। मधु, तुमने इसे बाहर क्यों खड़ा कर रखा है? जल्दी इसे अंदर लाओ, विनोद ने खुश होते हुए कहा। विनोद का एटीट्यूड बहुत फ्रेंडली था। विनोद, ये तुम क्या कह रहे हो? इसने मुझे परेशान किया और तुम इसे घर में इनवाइट कर रहे हो? मधु ने विनोद से पूछा। वो लगातार आहन को कोसती रही। चुप रहो मधु, विनोद ने गुस्से में कहा। आहन अभी अभी मनाली आया है, वो तुम्हें जानता भी नहीं, तो वो कैसे तुम्हें परेशान कर सकता है? विनोद ने कहा। उसे बहुत ज्यादा खांसी आने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी मौत हो जाएगी। मधु हड़बड़ा गई। विनोद, तुम शांत हो जाओ, मैं इसे अंदर लेकर आती हूँ, मधु ने कहा। वो नहीं चाहती थी कि विनोद की तबीयत और खराब हो जाए। फिर उसने आहन को देखा और कहा, मेरा मुंह क्या देख रहे हो, चलो अंदर। आहन ने मधु को अपनी आंखें छोटी करके घूरा और फिर चुपचाप उसके पीछे चला गया। इस वक्त विनोद भी नीचे आ गया। उसने आहन को इशारा करते हुए कहा, आओ आहन, बैठो। अंकल, मैं बैठूंगा नहीं, मैं जिस काम से आया था अभी तक सॉल्व नहीं हुआ है, आहन ने बहुत कामली कहा। काम? कैसा काम? विनोद ने पूछा और आहन को देखने लगा। आहन विनोद को कुछ बताना नहीं चाहता था। विनोद समझ गया था कि कुछ तो गड़बड़ थी।
उसने मधु और ओजस की तरफ देखा था और समझ गया था कि इन माँ बेटे की वजह से कुछ हुआ है। मधु, ओजस, मुझे सच बताओ कि आखिर बात क्या है? विनोद ने कहा। मधु ने अपने दांत पीसते हुए ओजस की बात बताई और विनोद को पूरी घटना बताई। उसने सोचा कि यह सब सुनने के बाद विनोद आहान पर गुस्सा करेगा, पर ऐसा नहीं हुआ। विनोद का चेहरा उदास हो गया और वो भी मधु और ओजस की वजह से। मधु का दिल बैठ गया। विनोद, मधु, मैंने तुम्हें 3 लाख रुपए दिए थे और तुमने ओजस को सिर्फ 1,50,000 ही दिए। विनोद ने पूछा। 3 लाख? ओजस हैरान हो गया। जब मधु ने उसे जेट लाने के लिए कहा था तब उसने साथ में ये भी कहा था कि जेट 2 लाख का है, पर विनोद ने सिर्फ 1,50,000 ही दिए हैं, तो उसने 50,000 की बार्गेनिंग करनी होगी। आहान की शक्ल पर भी अजीब से एक्सप्रेशन थे। ये फैमिली बहुत अजीब थी। मधु ने 3 लाख लिए पर दिए सिर्फ 1,50,000। वहीं ओजस ने 1,50,000 की जगह आहान को सामने सिर्फ 20,000 रुपए दिए। दोनों माँ बेटे एक जैसे थे, लालची। मधु ने अब नजरें झुका ली और बिल्कुल शांत हो गई। कुछ बोलो, विनोद ने तेज आवाज में कहा। मैं क्या बोलूं? मधु ने कहा। ये सिचुएशन अब तुम ही समझा सकती हो मधु, विनोद ने कहा। तो क्या हुआ अगर मैंने इसे 1,50,000 दिए तो? शेखर ने तुम्हें 2 लाख दिए थे। अगर हम 50,000 कम देंगे कोई पहाड़ टूट जाएगा क्या? इतना रिएक्ट करने की जरूरत नहीं है। मधु ने खुद को संभालते हुए कहा। चुप रहो। विनोद जोर से चिल्लाया। मधु के चेहरे पर डर साफ नजर आ रहा था। उधर का हिसाब ऐसा नहीं होता है। मैंने शेखर से 10 साल पहले ये रुपए लिए थे। उस वक्त 2 लाख बहुत बड़ी रकम थी। अगर उस वक्त शेखर ने हमारी मदद नहीं की होती ना, तो आज हम ऐशो आराम की जिंदगी नहीं जी रहे होते। तुम जानती हो हमारा बिजनेस कितने उसमें था। शेखर को मैं 3 लाख तो क्या 30 लाख भी दे दूं तो कम है। विनोद ने कहा। उनका हर शब्द सही और सच्चा था। विनोद की बातों से मधु का दिल जोर से धड़कने लगा था। ओजस और कीर्ति भी शर्मिंदा हो गए थे और अपना सर झुकाकर खड़े थे। विनोद ने बहुत बार उन्हें अपने परिवार की हिस्ट्री के बारे में बताया था। आर्मी से रिटायर होने के बाद शेखर और विनोद ने पार्टनरशिप में काम शुरू किया था। उनका बिजनेस चल नहीं पाया और उन्हें काफी नुकसान हो गया था। तब शेखर ने शिमला आने का फैसला किया, पर विनोद बिजनेस में और मेहनत करना चाहता था, इसलिए उसने शेखर से पैसे उधार मांगे। विनोद ने ज्यादा पैसे नहीं मांगे थे, पर फिर भी शेखर ने उसे 2 लाख दिए थे। विनोद बहुत भावुक हो गया था और उसने शेखर को जेट दिया और उससे वादा किया कि वो उससे पैसे 10 गुना करके लौटा देगा। दोनों दोस्त बहुत इमोशनल हो गए। कुछ समय बाद विनोद का बिजनेस बहुत अच्छे प्रॉफिट्स कमाने लगा, पर वो काम में इतना बिजी हो गया कि वो शेखर के पास लौट नहीं पाया। अब जब वो काम से फ्री हो गया था तो उसकी हेल्थ उसका साथ नहीं दे रही थी। शेखर और विनोद भले ही बहुत वक्त से एक दूसरे से मिल नहीं पा रहे थे, पर वो फोन पे एक दूसरे से अक्सर बात करते थे। जब विनोद को पता चला कि आहान मनाली आ रहा है, तब उसने पैसे देकर जेट लेने का फैसला किया। सारी गलती मेरी है। जेट लेने मुझे खुद आना चाहिए था। मधु और ओजस पर भरोसा करके मैंने गलती कर दी, विनोद ने कहा। डैड प्लीज आप ऐसा मत बोलिए, ओजस ने कहा। तुमने मुझे कुछ बोलने लायक ही कहाँ छोड़ा है बेटा, विनोद ने कहा। वो अपने बेटे और पत्नी से बहुत नाराज थे। मेरे और आहान के बीच में गलतफहमी हो गई थी पापा, ओजस ने कहा। कैसी गलतफहमी? विनोद ने कहा। विनोद की आंखें शर्म और नफरत से भरी थी। ओजस भले ही कैसा भी था, पर वो अपने पिता से बहुत प्यार करता था और उनकी बहुत इज्जत करता था। उनको ऐसे शर्मिंदा देखकर ओजस अपने घुटनों पर बैठ गया और रोने लगा। डैड, मैंने आपका दिल दुखाया है। मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं था। कसिनो में मैं बहुत सारे पैसे हार चुका था, इसलिए मैंने आपसे और मॉम से झूठ बोला। अगर मैं उनके पैसे नहीं लौटाता तो वो मुझे बहुत मारते। ओजस ने कहा। तुम आहान को क्या अमाउंट वापस किया था तुमने? कितना अमाउंट वापस किया था? विनोद ने पूछा।
ओजस झूठ बोलना चाहता था, पर विनोद की आंखें देखकर और उसकी तबीयत देखकर वो झूठ नहीं बोल पाया। 20,000। इतने में विनोद ने ओजस को खींच कर थप्पड़ मारा। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? विनोद ने गुस्से में कहा। विनोद को इतना गुस्सा आ रहा था कि तेज सांस लेने की वजह से उसकी छाती फूल गई थी। अंकल शांत हो जाइए। डैड प्लीज काम डाउन, ऐसे तो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। कीर्ति और अश्विन ने विनोद को शांत करने की कोशिश की। विनोद को लगातार बहुत गुस्सा आ रहा था और वो खांस रहा था। डैड प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। ओजस रोने लगा। ओजस अपने इस फैसले पर बहुत पछता रहा था। उसे नहीं पता था कि आहान को 20,000 देने पर उसके घर में इतना हंगामा हो जाएगा। उसे लगा था कि आहान वहां से चला जाएगा और ये बात वहीं दब जाएगी, पर ऐसा नहीं हुआ। आहान घर तक आ गया और विनोद भी उसका साथ नहीं दे रहा था। स्टूपिड नालायक, तुम हमारे घर की अमानत हमारे जेट कसिनो में हार कर आ गए और अब मुझसे माफी मांग रहे हो। और क्या क्या कसिनो में हारोगे ये भी बता दो। विनोद ने कहा। अंकल कसिनो में मेरी पहचान है, आप चिंता मत कीजिए, आपका जेट मैं वापस लेके आऊंगा, अश्विन ने कहा। अश्विन विनोद को इम्प्रेस करना चाहता था। ओजस को नीचा दिखाने के लिए उसने अपने कॉन्टैक्ट्स के बारे में बताना शुरू किया। डैड अश्विन वो जेट ले आएगा। हाँ अब तो शांत हो जाइए डैड, कीर्ति ने कहा। फिर उसने आहान को देखा और मन में सोचा, कितना घटिया आदमी है, 20,000 के लिए यहाँ तक आ गया। वैसे भी एक खर्चमाई से और क्या एक्सपेक्ट किया जा सकता है, यूजलेस क्रीचर। कीर्ति की आंखों में आहान को लेकर घृणा थी। सबकी शांत करवाने पर विनोद शांत हो गया। उसने गहरी सांस ली और ओजस से कहा, मेरी इज्जत को तुमने अच्छे से उछाल दिया बेटा आज। अब मेरी शक्ल क्या देख रहे हो, आहान से माफी मांगो। ये सुनकर ओजस के चेहरे का रंग उड़ गया। वो किसी के सामने भला कैसे झुक सकता था? क्या ओजस आहान से माफी मांगेगा? सॉरी आहान, मुझे आपकी ऐसे इंसल्ट नहीं करनी चाहिए थी। मेरे मन में लालच आ गया था, मैंने आपके साथ बहुत गलत किया, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, ओजस ने कहा। ओजस ये बात सिर्फ विनोद का मान रखने के लिए कह रहा था। दिल से वो आहान से सिर्फ नफरत करता था। आहान भी ये बात समझ गया था, पर विनोद का इतना अच्छा नेचर देखकर उन्हें और दुखी नहीं करना चाहता था वो। अगली बार ऐसा नहीं होना चाहिए, आहान ने कहा। अगली बार रहा है कहीं नहीं, ओजस ने आहान को घूरते हुए कहा। इस बात का मतलब था, और वो क्या था वो सिर्फ ओजस जानता था। आहान तुम्हारे विनोद अंकल से बहुत बड़ी गलती हो गई बेटा, मुझे तुम्हारे पास आना चाहिए था। अगर मैं खुद आता तो ये सब नहीं होता। अंकल आप ऐसा मत कहिए, मैं देख सकता हूँ कि आप कितने बीमार हैं। इस वक्त आपका अपना ख्याल रखना ज्यादा जरूरी है अंकल, आहान ने कहा। अगर मैं स्टेशन आ जाता तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होती ना, विनोद ने कहा। अंकल मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अपने पापा का काम करने में कैसी तकलीफ। अब आप इसके बारे में ज्यादा मत सोचिए प्लीज, आहान ने कहा। मधु जाओ रूम से 5 लाख रुपए ले आओ, विनोद ने ऑर्डर दिया। 5 लाख रुपए? मधु ने चौंकते हुए कहा। पापा इस टीचर को इतने पैसे क्यों देना चाहते हैं? ओजस ने मन में सोचा। खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रही हो, जाओ और पैसे लेकर आओ, विनोद ने गुस्से में कहा जब उसने देखा कि मधु अब तक वहीं खड़ी थी। मधु को बहुत गुस्सा आ रहा था, पर वो विनोद की बात टाल नहीं सकती थी। अंकल ये बहुत ज्यादा है, पापा ने आपको 2 लाख दिए थे, तो आप उसके बदले में 5 लाख क्यों दे रहे हैं? मैं इतने पैसे नहीं ले सकता, आहान ने धीरे से कहा। आहान 5 लाख ज्यादा नहीं है। अरे अगर शेखर ने जो पैसे मुझे दिए थे वो बैंक में डाले होते तो उसे मुझे बहुत इंटरेस्ट मिलता और वो 5 लाख से भी ज्यादा होता। ऊपर से मनाली आने के बाद तुम्हें इतना कुछ सहना पड़ा, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। 5 लाख ज्यादा नहीं, बहुत कम है, विनोद ने कहा। विनोद ने ये बात बहुत फर्मली कही थी। उसने आहान को मना करने का एक भी मौका नहीं दिया था। आहान चुपचाप विनोद की बात मान गया। कुछ देर बाद मधु एक पैकेट में पैसे लेकर आई
और उसने वो विनोद को दे दिया। ये लो आहान, इसे शेखर को दे देना और कहना कि मैं उसका एहसान कभी नहीं भूलूंगा। विनोद ने कहा, ओके अंकल, थैंक यू। आहान ने कहा, तब मैं चलता हूँ। आहान ने कहा और जाने के लिए तैयार हुआ। आहान, इतनी जल्दी क्या है जाने की? आज डिनर हमारे साथ करके जाओ। मेरे पास कुछ खास में देने के लिए नहीं है। कम से कम डिनर तो तुम हमारे साथ कर सकते हो ना? हमारी कुक बहुत अच्छा खाना बनाती है। विनोद ने कहा। ये बात सुनकर मधु, ओजस और कीर्ति का मुंह बन गया। वो नहीं चाहते थे कि आहान वहां एक पल के लिए भी रुके। आहान भी मना करना चाहता था, पर जैसे ही उसने उन तीनों की शक्लें देखी, उसने कहा, ठीक है अंकल, मैं डिनर के लिए ही रुक जाऊंगा। आहान ने कहा और मुस्कुराने लगा। उसने मन में सोचा, तुम लोग मुझसे नफरत करते हो ना? अब देखता हूँ कि तुम क्या करते हो। अब तो मैं डिनर भी यहीं करके जाऊंगा। आहान, अब तो मैटर सॉल्व हो गया, अब तो बैठ जाओ। विनोद ने मुस्कुराते हुए कहा, जी अंकल। आहान ने कहा और सोफे पर बैठ गया। दोनों एक दूसरे से बातें करने लगे। विनोद ने आहान से शेखर और यामिनी के बारे में पूछा, फिर उसने शनाया के बारे में पूछा। विनोद जानता था कि उन दोनों का डिवोर्स हो गया था। आहान, तुम और शनाया ठीक हो? विनोद ने पूछा। अब हाँ, आहान ने कहा। जब मैं आखिरी बार शनाया से मिला था, छोटी सी थी बहुत। उस वक्त वो बहुत क्यूट और शरारती थी। आज तो वो बहुत खूबसूरत हो गई होगी। मनाली शिमला में उसकी सुंदरता के बहुत चर्चे हैं। विनोद ने कहा। सही कह रहे हैं आप, शनाया और सुंदर है। आहान ने कहा और उसके बारे में सोचने लगा। तुम दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी है। विनोद ने कहा, पर होने को कौन टाल सकता है? विनोद ने गहरी सांस लेते हुए कहा। आहान ने विनोद की बात का कोई जवाब नहीं दिया। आहान, शेखर बता रहा था कि तुम दोनों के डिवोर्स लेने के अपने कारण हैं। मैं तुमसे नहीं पूछूंगा कि क्या कारण है, क्योंकि शायद मैं समझ न पाऊं, पर मैं तुमसे यह जरूर कहूंगा कि शेखर तुम्हें अपना बेटा ही मानता है। वो तुमसे बहुत प्यार करता है और तुम पर पूरा भरोसा भी करता है। तभी तो उसने तुम्हें ये छेड़ दे दिया। विनोद ने कहा। विनोद और शेखर अक्सर फोन पर अपना सब लोग बांटते थे। अगर हो सके तो तुम और शनाया फिर से जल्दी एक हो जाना। विनोद ने कहा। जी अंकल, मैं पापा की फीलिंग्स को समझता हूँ। आहान ने कहा। तुम इस बार मनाली में कितने दिनों के लिए आए हो? विनोद ने पूछा। इस वक्त तो मुझे पता नहीं है। आहान ने कहा। वो नहीं जानता था कि उसे यहाँ का काम खत्म करने में कितना समय लगेगा। अतुल की मदद करने के लिए उसे सीक्रेट फ्लेम ग्रुप से भी डील करना था। तुम्हें यह जॉब मिल रही? नहीं, आहान ने कहा। आहान को बहुत अजीब लग रहा था। उसने सोचा कि कहीं विनोद को ऐसा तो नहीं लग रहा था कि वो यहाँ पर जॉब ढूंढने आया था। तुम अब जॉब ढूंढना बंद कर दो, मेरी कंपनी में चले जाओ। वहाँ परचेज डिपार्टमेंट को डेप्यूटी मैनेजर की जरूरत है, तो तुम वहाँ काम कर सकते हो। विनोद ने कहा। लिविंग रूम में बिल्कुल सन्नाटा हो गया। सब एक दूसरे को देखने लगे। ओजस और कीर्ति को विश्वास नहीं हो रहा था कि विनोद किसी अनजान लड़के को कंपनी के परचेज डिपार्टमेंट का डेप्यूटी मैनेजर बना रहे थे। इससे पहले कोई कुछ बोल पाता, मधु ने कहा। हरगिज नहीं। क्यों, तुम्हें क्या दिक्कत है? विनोद ने कहा। ये तुम्हारा कोई रिश्तेदार है क्या? है? तुम इसके साथ इतना अच्छा क्यों बिहेव कर रहे हो? मधु ने कहा। मेरी कंपनी है तो फैसला भी मेरा ही होगा। विनोद ने कहा। मेरा भतीजा जब जॉब मांगने आया था तो तुमने तो मना कर दिया था। अब ये जो आज आया है उसे तुम जॉब दे रहे हो? इसे ट्रेड के बारे में कुछ पता भी है? अगर इसकी वजह से हमारी कंपनी को नुकसान हो गया तो? मधु लगातार बोल रही थी। विनोद का मुंह बिगड़ गया था। उसे नहीं लगा था कि आहान को जॉब देने की बात से मधु इतना चिढ़ जाएगी। मधु, तुम अपने भतीजे को जानती हो ना? वो हमारे बेटे की तरह सट्टेबाजी है। अगर मैं उसे मैनेजर बना देता तो कुछ ही दिनों में वो हमारी कंपनी बर्बाद कर देता। विनोद ने कहा।
वो कंपनी बर्बाद कर देगा और ये कंपनी आबाद कर देगा। मधु ने आहान की तरफ इशारा करते हुए कहा, इसे ऐसे काम का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तुम्हारा ये फैसला गलत है। मधु ने कहा। मधु की बात सही थी, आहान को इस काम का कोई एक्सपीरियंस नहीं था। अगर वो उसे ये जॉब दे देगा तो फिर सबको लगेगा कि शेखर के उसके साथ रिश्ते की वजह से उसने आहान को जॉब दी है। फिर सब उसे नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे और कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। विनोद की परेशान शक्ल देखकर आहान को बहुत अजीब लग रहा था। आहान मनाली में जॉब ढूंढने आया ही नहीं था, यहाँ तो बस वो विनोद ने अंदाजा लगाया था। अब उन्हें लग रहा था कि वो आहान की मदद नहीं कर पा रहे थे, इसीलिए उन्हें बुरा लग रहा था। जब आहान खुद मना करने वाला था तभी अश्विन ने कहा, गदर आहान, तुम मेरी कंपनी में क्यों नहीं ज्वाइन कर लेते? हमारी कंपनी अभी अलग अलग डिपार्टमेंट्स में नए नए लोग हायर कर रही है, मैं एचआर डिपार्टमेंट में बात कर सकता हूँ। विनोद को अश्विन कुछ खास पसंद नहीं था। वो कीर्ति को पसंद करता था और उससे शादी करना चाहता था, और विनोद ने आहान के लिए अश्विन से मदद तो ली थी, फिर आगे कभी उसका एहसान चुकाना पड़ सकता था। विनोद कुछ सोच रहा था, पर इतने में ही मधु ने तुरंत कहा, अश्विन, जो तुम कह रहे हो वो सच है, तुम्हारी कंपनी में इससे जॉब मिल सकती है? जी आंटी, बिल्कुल मिल सकती है। मैं सेल्स डिपार्टमेंट का मैनेजर हूँ, इसलिए एचआर डिपार्टमेंट में मेरी अच्छी पहचान है, वहाँ इसे जॉब मिलने में ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। अश्विन ने कहा। ठीक है फिर तो तुम्हें इतनी परेशानी नहीं उठानी पड़ेगी, मधु ने कहा। उसके हिसाब से आहान को काम करने का कोई एक्सपीरियंस नहीं था, इसलिए वो उसे अपनी कंपनी में नहीं लाना चाहती थी। एक बार अश्विन की कंपनी में उसकी जॉब लग गई तो फिर वो उससे रखे या निकाले, इससे उनका कोई लेना देना नहीं था। ही नहीं चाहता। अंकल, आप क्या कहना चाहते हैं? अश्विन ने पूछा। भले ही विनोद कम बोलता था और मधु डोमिनेटिंग थी, पर घर के मामलों में आखिरी फैसला हमेशा विनोद का ही होता था। तुम्हें तकलीफ होगी अंकल, आपके काम आना मेरे लिए ऑनर की बात होगी, अश्विन ने कहा। देखा, अश्विन में बात करने की कितनी तमीज है, मधु ने आहान को कहा। फिर उसने अश्विन से कहा, इसे कोई बहुत अच्छी पोजीशन देने की जरूरत नहीं है, कोई भी छोटी मोटी पोजीशन दे देना जिससे इसका घर चल जाए। मधु ने कहा, आंटी, आहान में बहुत काबिलियत है, पर हमारी कंपनी का रूल है, किसी भी नए एम्प्लॉय और बेसिक से शुरू करे तो उसे 5,000 की सैलरी मिलेगी। आहान को भी वही करना पड़ेगा, इसकी सैलरी करीब 5,000 रुपए होगी, अश्विन ने कहा। विनोद को यह सुनकर बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। इस शहर में इतने पैसों से घर नहीं चला सकता था कोई भी। विनोद को ऐसे देखकर अश्विन ने कहा, हाँ अंकल, आप चिंता मत कीजिए, कुछ ही वक्त में इसकी सैलरी बढ़ जाएगी। ठीक है आहान, तुम्हें क्या कहना है? आहान को बहुत अजीब लग रहा था। सब बात हो जाने के बाद उसकी राय ली जा रही थी। उसने मन में सोचा, मुझे पूछना याद आ गया सबको, वैसे मैं यहाँ जॉब के लिए नहीं आया था, पर अगर मुझे जॉब मिल गई तो मेरे लिए यहाँ रहना आसान हो जाएगा। वैसे अंकल भी मेरी दिल से मदद करना चाहते हैं, अगर इतना सब हो जाने के बाद मैंने मना किया तो उन्हें बहुत बुरा लगेगा। जी अंकल, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आहान ने कहा। आहान ने सोचा, एक लो प्रोफाइल जॉब के साथ उसका यहाँ रहना किसी को कुछ भी पता नहीं चल सकता इसके बारे में। ग्रेट, कल सुबह ऑफिस आ जाना, ओके? मैं एचआर डिपार्टमेंट में बात कर लूंगा, अश्विन ने कहा। आहान ने मुस्कुराकर गर्दन हिला दी और इसके अलावा कुछ नहीं कहा। वो जानता था कि मधु और अश्विन के दिमाग में क्या चल रहा था, पर वो कुछ करने की मूड में नहीं था। उनके लिए आहान बस नालायक घर जमाई था। केबल रेडी है, कुक ने कहा। चलो आहान, डिनर करते हैं, विनोद ने कहा। डिनर करने के बाद जब आहान उनके घर से निकला तब तक देर हो चुकी थी। उसने घड़ी में टाइम देखा और फिर शेखर को कॉल किया। हेलो, शेखर ने कहा। पापा, मैं विनोद अंकल से मिल गया, सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्लियर हो गई हैं, आप टेंशन मत लेना, ओके? आहान ने कहा। ठीक है, तुम भी अपना ख्याल रखना बेटा, ठीक है? शेखर ने कहा और फोन रख दिया। जब आहान ने अपना मैसेज चेक किया तब अतुल का मैसेज आया हुआ था। उसका रूम शिमला के 5 स्टार होटल पैराडाइज होम में बुक किया हुआ था। जैसे ही आहान होटल जाने के लिए तैयार हुआ,
और टैक्सी को बुलाने लगा, उसकी फोन की रिंग बजी। फोन पर कल्पना रायजादा नाम फ्लैश हो रहा था। कल्पना रायजादा ने मुझे इस वक्त कॉल क्यों किया है? आहन ने सोचते हुए फोन उठाया। हेलो, आहन ने कहा। कहाँ हो तुम? कल्पना ने पूछा। मनाली में, आहन ने कहा। वो मैं जानती हूँ, मनाली में तुम एग्जैक्टली कहाँ हो? कल्पना ने पूछा। किसी काम से हारमनी अपार्टमेंट्स आया था, अब होटल जा रहा हूँ। आप ये बताइए, आपने मुझे इस वक्त कॉल क्यों किया है? आहन ने पूछा। तुम जानती हो, 2 ग्रुप्स तुम्हारा पीछा कर रहे हैं। जब से तुम स्टेशन से निकले हो तब से वो तुम्हारी हर हरकत को ट्रैक कर रहे हैं। हाँ मैं जानता हूँ, आहन ने कहा। उसने नोटिस किया था कि 2 अलग अलग ग्रुप दोपहर से उसके पास ही थे। तुम जानती हो फिर भी तुम खुद इस सांड की तरह घूम रहे हो। तुम्हें डर नहीं लग रहा? स्टीव से फहान, यहाँ कोई नया बखेड़ा खड़ा मत करना। कल्पना ने उसे वार्न किया। वैसे क्या तुम्हें पता है वो लोग कौन है? कल्पना ने पूछा। हाँ मैं जानता हूँ, मुझे अंदाजा है कि वो लोग कौन हो सकते हैं, आहन ने कहा। कौन है जो मनाली में आहन का पीछा कर रहे थे? जब से आहन ने गीत कपूर को बचाया था, लोग उसके पीछे पड़े हुए थे। वो जानता था कि जो लोग उसका पीछा कर रहे थे वो गीत कपूर के, और जो 2 लोग गीत पर अटैक करने आए हुए थे वो उनके लोग थे। आहन, क्या तुम जानते हो, तुमने किसी की जान बचाई है क्या? कल्पना ने पूछा। नहीं, मैं उसे नहीं जानता, आहन ने कहा। आहन को सिर्फ इतना पता था कि गीत बहुत ही बड़ी फिल्म स्टार है। इसके अलावा वो और कुछ नहीं जानता था। पर गीत को देखकर उसे इतना तो समझ आ गया था कि वो कोई साधारण लड़की नहीं थी। वो कपूर फैमिली से है, कल्पना ने कहा। कल्पना ने कपूर फैमिली पर बहुत जोर दिया था। आहन कंफ्यूज हो गया। कहीं ये वही कपूर फैमिली तो नहीं है जिसके बारे में आहन सोच रहा था? अब डर लगा? कल्पना ने पूछा। आहन ने गहरी सांस ली और फिर कुछ नहीं कहा। आहन कपूर फैमिली के चक्कर में नहीं फंसना चाहता था। तुम्हारा सही है आहन, शनाया से डिवोर्स होते ही गीत मिल गई तुम्हें। अब तुम कहीं कपूर फैमिली के घर जमाई देखने के सपने तो नहीं देख रहे? कल्पना ने कहा और हंसने लगी। हो गया आपका, आहन ने कहा। ज्यादा एटीट्यूड दिखाने की जरूरत नहीं है। मैंने तुम्हें इस काम के लिए फोन नहीं किया। मेरे पास तुम्हारे लिए एक गुड न्यूज है और एक बैड न्यूज है। पहले कौन सी सुनाऊं? कल्पना ने पूछा। गुड न्यूज, आहन ने कहा। गुड न्यूज ये है कि तुम्हारी प्यारी एक्स वाइफ मनाली पहुंच गई है। मेरे लोग उसे अच्छे से प्रोटेक्ट कर रहे हैं, इसलिए तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। और कल तक उसे मैं अपनी एक कंपनी का CEO बना दूंगी। उसके पास रहने के लिए यहाँ एक बहुत बड़ी जगह है, वो आराम से रह पाएगी, कल्पना ने कहा। थैंक यू। अब बताइए बैड न्यूज क्या है? आहन ने पूछा। तो सच में जानना चाहते हो? कल्पना ने पूछा। हाँ, जो भी बात है साफ साफ बताओ, आहन ने कहा। जब तक शनाया ठीक थी तब तक उसे कोई भी बात या कोई भी खबर बुरी हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। ठीक है, आज दोपहर में रायजादा फैमिली में मीटिंग हुई थी। तुमने जो अनन्या के साथ किया है उसके बाद ये पहली मीटिंग थी। मीटिंग का मेन पॉइंट ये था कि तुम्हें रायजादा इंडस्ट्री का उत्तराधिकारी रखना है या नहीं। और फाइनल ये हुआ था कि मैं उत्तराधिकारी तो रहूंगा, पर अब से रायजादा फैमिली के कोई भी रिसोर्सेज यूज नहीं कर सकता। तुम इस सब के बारे में जानते हो? कल्पना ने सरप्राइज होते हुए कहा। कल्पना इतना सरप्राइज्ड इसलिए थी क्योंकि आहन कभी भी कोर फैमिली मेंबर्स की मीटिंग में नहीं आया था। रायजादा फैमिली के 13 हिस्से थे। सब अपने परिवार में से एक इंसान को हेड बनाते थे और सब छोटे बड़े मामलों में मिलकर फैसला लेते थे। बहुत सालों से पूरी रायजादा फैमिली का हेड सिर्फ एक ही था, आदित्य रायजादा। ये बात आहन जानता था। आज आहन सिर्फ आदित्य की वजह से जिंदा था, वरना रायजादा फैमिली का हायर बनने के बाद रायजादा फैमिली के बाकी लोग उसे मार देते। अब क्योंकि आहन ने अनन्या की ये हालत कर दी थी तो सब डर गए थे। आहन किसी के साथ भी कुछ भी कर सकता था। वो आहन को उत्तराधिकारी बनाने का फैसला तो नहीं बदलवा पाए, पर उन्होंने आहन को रायजादा फैमिली के रिसोर्सेज यूज करने से मना करवा दिया था। अब आपको कुछ कहना है? कल्पना ने पूछा। आहन सिर्फ नाम के लिए रायजादा फैमिली का मेंबर था,
बाकी उसका उनसे कोई लेना देना नहीं था। अब वो एक पैसा भी इधर का उधर नहीं कर सकता था जब तक आदित्य फिर से अपना फैसला नहीं बदल देता। कहना क्या है, मुझे पहले भी रायज़ादा फैमिली से कोई उम्मीद नहीं थी। आहान ने कहा। आहान को अपने परिवार से कोई मतलब नहीं था। अगर उसे मतलब होता तो वो कभी मनाली लौट चुका होता जब उसे आदित्य ने उत्तराधिकारी बनाया था। तुम्हारी ये बात सुनकर रायज़ादा परिवार के एक आदमी की याद आ गई। तुम बिल्कुल उसकी तरह हो। उसे भी तुम्हारी इस तरह परिवार से कोई उम्मीद नहीं थी। कल्पना ने गहरी सांस लेते हुए कहा, क्या मतलब है आपका? आहान को कल्पना की बात समझ नहीं आई। जितना आहान जानता था, सबको रायज़ादा नाम यूज करने की आदत थी। कोई भी ऐसा नहीं था जो इस परिवार से उम्मीद नहीं रख सकता था। एक आदमी था, बहुत साल पहले ये परिवार छोड़कर चला गया था। कल्पना ने कहा, रायज़ादा परिवार एक उलझी हुई कुत्थी है। तुम्हें जब लगेगा कि ये थोड़ी सुलझ रही है, तब एक गांठ ऐसी आएगी जो सब कुछ उलझा देगी। कल्पना ने आहान को समझाया। आहान सोचने लगा, यह आदमी कौन है जिसके बारे में मुझे नहीं पता, और कल्पना रायज़ादा बार बार मुझे उस आदमी से कंपेयर क्यों कर रही है? आहान बहुत कंफ्यूज था। आखिर यह आदमी कौन था? इसलिए मैं इस गुत्थी से दूर ही ठीक हूं, समझे? फाइनली आहान ने कल्पना से कहा, आहान, अब मैं तुम्हें एक आखिरी खबर देती हूं। कल्पना ने कहा, अब भी कुछ बाकी है? आहान ने कहा, हाँ, आदित्य इस वक्त बहुत परेशान है। उन्हें इस फेज से बाहर आने में वक्त लगेगा। पर जब भी वो बाहर आएंगे, पूरा रायज़ादा परिवार चाहेगा कि वो तुम्हें हायर की पोजीशन से हटा दे। एक बार तुम हायर की पोजीशन से हट गए, फिर तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हारे साथ क्या हो सकता है। कल्पना ने कहा, मैं जानता हूं उसके बाद मेरे साथ क्या होगा। इंफॉर्मेशन के लिए थैंक यू, आहान ने कहा और फोन रख दिया। आहान जानता था एक बार वो रायज़ादा इंडस्ट्री के सक्सेसर की पोजीशन से हट गया तो फिर उसकी किस्मत में बस मौत होगी। आहान के पास सब कुछ कंट्रोल में लाने का तब तक का वक्त था जब तक आदित्य ठीक नहीं हो जाता। इसके बाद आहान होटल की तरफ गया। जब वो वहां पहुंच गया तब देवांश उसका लॉबी में इंतजार कर रहा था। आहान को देखकर वो तुरंत उसके पास आ गया और बोला, यंग मास्टर, आपका मैटर सॉल्व हो गया? हाँ। अतुल कहाँ है? आहान ने पूछा। वो ऊपर रूम में है। कोई आया हुआ है जिनके साथ वो कुछ डिस्कस कर रहे हैं? देवांश ने कहा। आहान को थोड़ी सी हैरानी हुई। अतुल हमेशा से गैंगटॉक में रह रहा था और उसकी वहां बहुत पहचान थी। आहान नहीं जानता था कि वो मनाली में भी किसी को जानता था। अतुल यहाँ भी किसी को जानता है? आहान ने कहा। हाँ, जो उनसे मिलने आया है उनका बैकग्राउंड भी बहुत पावरफुल लग रहा है, देवांश ने कहा। देवांश हमेशा अतुल के साथ रहा है और जगह जगह घूमता था। वो अपनी जिंदगी में बहुत से लोगों से मिला था, इसलिए उसकी लोगों से अच्छी पहचान थी और इसे लोगों की अच्छी परख थी। अच्छा, कैसा बैकग्राउंड है उनका? वॉर अलायंस, देवांश ने तुरंत कहा। आहान हैरान हो गया। मार्शल आर्ट अलायंस के बाद अगर कोई अलायंस थी जो शिमला में और उसके आसपास बहुत पॉपुलर थी तो वो थी वॉर अलायंस। आहान समझ गया था कि उस आदमी का बैकग्राउंड सच में बहुत पावरफुल था। गुरुजी को यहाँ ये लोग लाए थे। इन्होंने ही हॉस्पिटल में डॉक्टर से बात की थी और इनके कहने पर डॉक्टर मुकेश ने गुरुजी के ट्रीटमेंट के लिए अपनी टीम तैयार की थी, देवांश ने आहान को बताया। अब आहान को समझ आ रहा था कि डॉक्टर मुकेश के ट्रीटमेंट को लेके इतना सीरियस क्यों थे वो। डॉक्टर अनुभव भी वहां इसलिए आए थे क्योंकि अतुल को वहां वॉर अलायंस के लोग की रेफरेंस से लाया गया था। अच्छा, मैं ऊपर रूम में जा सकता हूँ? हाँ यंग मास्टर, मुझे गुरुजी ने नीचे इसलिए भेजा था ताकि मैं आपको ऊपर जाने के लिए बता दूं, देवांश ने कहा। अच्छा, फिर जल्दी चलो, आहान ने कहा। दोनों अतुल के रूम के बाहर पहुंचे और डोर नॉक किया। अंदर आ जाओ, अतुल ने कहा। इस वक्त अतुल सोफे पर बैठकर सिगार पी रहा था और इसके सामने एक अधेड़ उम्र का आदमी सूट पहने हुए बैठा था। उसकी मसल्स उसके कोट से साफ नजर आ रहे थे। वो आहान को बहुत खतरनाक नजर से देख रहा था। उस आदमी को भी आहान के रूम में आते ही एक पावरफुल ऑरा का एहसास हुआ था। दोनों लगातार दूसरे को घूर रहे थे।
अतुल अंकल, ये कौन है? उस आदमी ने पूछा। उसे बहुत अजीब सा लग रहा था कि किसी यंग लड़के के आने की वजह से और इतना टेंस कैसे हो सकता था। ये मेरा छोटा भाई है हान, अतुल ने कहा। भाई? उस आदमी को बहुत अजीब लगा। अतुल उम्र में काफी बड़ा था, उसका इतना छोटा भाई होना थोड़ा अजीब था। वो आदमी सोच रहा था कि वो आहान को क्या बुलाए। आहान ने उसके चेहरे पर कंफ्यूजन देख लिया, इसलिए उसने अतुल से पूछा, अतुल ये कौन है? लगता है बुढ़ापा आ रहा है और मैं सखिया रहा हूँ। दोनों दलों से इंट्रोडक्शन करवाना तो मैं भूल ही गया। आहान, ये रक्षित भाटिया है, तुम इसे जो चाहो वो बुला सकते हो, अतुल ने कहा और मुस्कुराने लगा। रक्षित नाराज हो गया। वो वॉर अलायंस का बहुत इंपॉर्टेंट मेंबर था और अतुल इसके बारे में इस 26 साल की लड़के के सामने ऐसा बोल रहा था। आहान ने अतुल की बात को अनसुना किया और रक्षित की तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहा, मैं आपको मिस्टर रक्षित बुलाऊंगा। आहान ने देख लिया था कि अतुल की बात सुनकर रक्षित अनकंफर्टेबल हो रहा था। और रही आपकी बात, तो आप मुझे कुछ भी बुला सकते हैं, आहान ने मुस्कुराते हुए कहा। मैं आपको आहान ही बुलाऊंगा, रक्षित ने कहा और आहान से खड़े होकर हाथ मिलाया। रक्षित का ये करना बहुत बड़ी बात थी। वो ऐसे ही किसी को भाव नहीं देता था, क्योंकि इसकी नजर में वो बहुत एलीट आदमी था और आहान अपने अपीयरेंस की वजह से बहुत साधारण लग रहा था। वो भले ही अतुल का भाई था, पर रक्षित को लग रहा था कि उसमें इतनी ताकत नहीं होगी। रक्षित ने अपने मन की बात अपने चेहरे पर नहीं आने दी। वो जानता था कि अतुल उसके एक्सप्रेशंस को समझ जाता और वो नहीं चाहता था कि अतुल को लगे कि वो उसके भाई की इज्जत नहीं करता। तुम इस लड़की को सिर्फ आहान बुलाना चाहते हो? अतुल ने आहान की तरफ इशारा करते हुए रक्षित से पूछा। अतुल की आवाज रूखी थी। अतुल अंकल? रक्षित सोच रहा था कि अचानक से अतुल का मूड खराब क्यों हो गया था। रक्षित, ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें नीचा दिखा रहा हूँ, पर तुम इससे सिर्फ आहान नहीं बुला सकते। आपके कहने का क्या मतलब है? रक्षित ने पूछा। रक्षित अपने स्टेटस को लेकर बहुत सीरियस था और वो अपने बारे में ऐसा नहीं सुन सकता था। रक्षित अतुल के ऐसे बर्ताव से थोड़ा चिढ़ गया था। अतुल ने रक्षित की बात का सीधा जवाब नहीं दिया, बल्कि उससे पूछा, तुम्हें लगता है ना कि आहान तुम्हारे मुकाबले कुछ नहीं है? तुम्हारी नजर में आहान की कोई औकात नहीं है ना? है? अतुल अंकल, ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे लगता है कि आहान बहुत केपेबल है और ये एक दिन मार्शल आर्ट्स में बहुत बड़ा नाम बनेंगे। इनका ऑरा बहुत पावरफुल है, रक्षित ने कहा। रक्षित अतुल और आहान का रिश्ता समझ गया था, इसलिए वो आहान की तारीफ करने से नहीं चूका। अतुल रक्षित की इस बात पर हंसने लगा। रक्षित हैरान था और आहान अपनी गर्दन हिला रहा था। क्या बात है, आप हंस क्यों रहे हैं? रक्षित ने पूछा। तुम्हें लगता है कि आहान मार्शल आर्ट में बहुत बड़ा नाम बनेगा? अतुल ने पूछा। हाँ बिल्कुल, पर रक्षित ने कंफ्यूजन में जवाब दिया। पर अगर मैं तुमसे कहूँ कि ये यंगेस्ट मार्शल आर्ट मास्टर है तो तुम मेरी बात मानोगे? अतुल ने पूछा। मार्शल आर्ट मास्टर? मार्शल आर्ट मास्टर? रक्षित की आंखें बड़ी हो गई। ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। अतुल अंकल, आप मेरे साथ ऐसा क्यों मजाक कर रहे हैं? ये आपका सबसे छोटा स्टूडेंट हो सकता है जो स्टेज 2 पर हो, पर ये मार्शल आर्ट मास्टर नहीं हो सकता, रक्षित ने कहा। तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है? अतुल ने कहा। अरे इनकी उम्र 26-27 साल से ज्यादा नहीं है, फिर ये इस उम्र में मार्शल आर्ट मास्टर कैसे बन सकते हैं? अरे मैं भी वॉर अलायंस से हूँ, इसलिए ये सब मैं अच्छे से समझता हूँ, रक्षित ने कहा। अगर आहान इतनी कम उम्र में मार्शल आर्ट मास्टर होता तो ये बात सब जगह फैली हुई होती। वॉर अलायंस और मार्शल आर्ट अलायंस साथ साथ काम करता था। दोनों के पास एक दूसरे की इंफॉर्मेशन होती थी, पर रक्षित ने कभी भी आहान का नाम तक नहीं सुना था, इसलिए उसे विश्वास था कि अतुल उसके साथ मजाक कर रहा था। अगर ये मार्शल आर्ट मास्टर हुआ तो तुम क्या करोगे? अतुल ने पूछा। अंकल, मैं क्या करूंगा क्या नहीं, इसका सवाल नहीं पैदा होता यहाँ पे, क्योंकि ऐसा होना नामुमकिन है। रक्षित अपनी बात पर अड़ा रहा। मुमकिन नामुमकिन की बातें छोड़ो, अगर ऐसा हुआ तो तुम क्या करोगे ये बताओ। अतुल भी अपनी बात पर अड़ा रहा। उसके चेहरे पर एक मुस्कान थी और ऐसा लग रहा था जैसे वो रक्षित को चिढ़ा रहा था। अब रक्षित क्या करेगा? सो गाइस, आगे स्टोरी में जो चीजें होंगी सच में मजा आएगा और नेक्स्ट पार्ट बहुत जल्द आ रहा है। जैसा कि मैंने बोला था कि नेक्स्ट पार्ट
बिल्कुल थोड़ी देर में अपलोड होगा, तो आ जाएगा थोड़ी देर में, जस्ट वेट करना। और गाइस नेक्स्ट एपिसोड में मज़ा आने वाला हो, तो चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक कर देना। एंड सब्सक्राइब तभी करना जब आगे के एपिसोड्स देखना हो, वरना मत करना, क्योंकि गाइस आगे स्टोरी इस लेवल पे जाएगी। आई हैव नो आइडिया कि क्या चीज़ें होंगी वो, बट मज़ा आएगा देख करके स्टोरी में चल क्या रहा है। तो गाइस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना एंड वीडियो को लाइक कर देना एंड कमेंट कर देना। सब्सक्राइब तभी करना जब आगे की स्टोरी देखना हो, वरना मत करना, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में आगे की स्टोरी लेकर। आखिर क्या होगा आगे स्टोरी में, जो चीज़ें होंगी सच में मज़ा आ जाएगा। और जब यहाँ पे कुछ मनाली में ऐसी चीज़ें होंगी जो शायद हमने नहीं देखी होंगी, ना ही सोची होंगी। तो गाइस ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करना एंड लाइक करना वीडियो को, एंड चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना, और सब्सक्राइब तभी करना अगर आगे की स्टोरी देखनी हो तो, ठीक है, वरना मत करना। तो चलिए गाइस मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में आगे का स्टोरी लेकर, तो मिलते हैं नेक्स्ट।